मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी संस्था से, राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। यूपी एक सदस्य में से हमारा है। आज का हमारा विषय है श्रवण एवं बहरापन में सुनने का महत्व। इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम श्रवण एवं बहरापन में सुनने का कोई भी व्यक्ति अगर जिसको सुनने की क्षमता नहीं है, उसके जीवन में बहरापन होने से उसका महत्व क्या होता है, क्या मतलब उसका अंदर क्या परेशानी आती है, ये चीज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले किसी भी चीज़ को हम बताने से पहले, चाहे जानने से पहले सबसे पहले हमारा काम होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय करते हैं कि क्या उसके बारे में क्या है, कैसा, इस बारे में जानकारी हमको दी जाती है। परिचय। पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार उसकी सामाजिकता का नींव है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार उसकी सामाजिकता का नींव है। संचार के लिए भाषा आवश्यक है। किसी संचार के लिए भाषा की जरूरत है। किसी भी चीज़ को कहीं और करने के लिए, चाहे किसी के बारे में जानकारी करने के लिए क्या चाहिए, हमें भाषा आवश्यक होता है। अपनी बात किसी को हम बताने के लिए हमारे पास क्या, किस चीज़ से हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, चाहे किस चीज़ से, तो इसीलिए संचार के लिए भाषा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और उस भाषा का अधिग्रहण व प्रयोग श्रवण क्षमता पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति सुनने की क्षमता खो देता है या उसमें कमी आती है तो उसका सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन गहरे रूप से प्रभावित होता है। अतः श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता है उसको बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए उस कान का सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति में अगर बहरापन है, सुनने की क्षमता कम है, तो ये उसके लिए बहुत ही बेकार की स्थिति आती है। क्योंकि सुनने के वजह से ही हम किस चीज़ को क्या कहते हैं, अपनी भाषा को क्या हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन, किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन हम उसी से किया जाता है कि हम उससे अपनी बातों को, अपने भावों को व्यक्त कर लेते हैं। तो सुनने का महत्व। दूसरा हमारा क्या है? सुनने की क्षमता का महत्व। भाषा और संवाद के विकास में भूमिका। नवजात शिशु जन्म के साथ ही ध्वनियों को सुनना आरंभ कर देता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो सुनना शुरू कर देता है। वह आसपास की ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देता है। कोई भी, मान लीजिए छोटा बच्चा है हमारे घर में, चाहे कहीं भी आप देखे होंगे, अगर कोई भी चीज़ आप गिरा के भी देखेंगे तो इधर उधर देखेगा, पलक झपकाएगा, चाहे कोई भी कुछ भी क्रिया पर जो सुनेगा उस पर वो कोई प्रतिक्रिया बच्चा करेगा ही, जिससे मस्तिष्क में भाषा की नींव पड़ती है और इसी से वो उसके अंदर जो है उसके दिमाग में भाषा का नींव पड़ता है। यदि बच्चे को ध्वनि सुनाई नहीं देती है तो भाषा को समझने और बोलने की प्रक्रिया में पिछड़ जाता है। किसी आदमी को, बच्चे को जब चीज़ सुनाई ही नहीं देगा तो उसको क्या पता है कि वो कैसे, उसको क्या कहा जाता है, कैसे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इस कारण बहरापन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, भाषा विकास में बाधा डालता है। इस वजह से क्या होता है, आदमी के अंदर, चाहे बच्चे के अंदर, चाहे किसी के भी अंदर भाषा के विकास में कमी आ जाती है। उसमें वो सुन नहीं सकता है तो उसको बाधा हो जाती है। शैक्षिक सफलता में योगदान। दूसरा क्या है? शैक्षिक सफलता में योगदान। शिक्षा प्रणाली में अध्यापन अधिकांशतः मौखिक संप्रेषण पर आधारित होता है। छात्र कक्षा में शिक्षक की बातें सुनकर ही विषयों को समझते हैं। कोई भी बच्चा है, हम क्लास में हैं, अगर वो हमारी बात को सुनेगा ही नहीं तो कैसे समझेगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इसीलिए पढ़ाई पर भी, शैक्षिक पढ़ाई में भी सुनने का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो सुनेगा तभी वो कुछ समझ पाएगा।
कक्षा छात्र में शिक्षक की बातें सुनकर ही विषयों को समझते हैं। सुनने में कठिनाई होने पर छात्र कक्षा की गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी अकादमिक प्रगति बाधित होती है। जब सुन नहीं पाएगा वो बच्चा तो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, वो सुनने में असफल हो जाएगा, चाहे वो और बच्चों से पीछे रह जाता है वो बच्चा जिसको सुनने की क्षमता कम होती है। सामाजिक समावेशिता क्या है? सुनने की क्षमता व्यक्ति को दूसरे से जुड़ने में सहायक बनाती है। बातचीत, चुटकुले, संगीत, सामूहिक चर्चाएं आदि सभी में भाग लेने के लिए श्रवण शक्ति आवश्यक है। हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, संगीत में, गाने में, चुटकुले में, तो हम सुने रहते हैं, तभी तो हमको समझ में आता है, ये जानकारी रहती है कि हमको कैसे क्या करना है। सामूहिक चर्चाएं सभी में भाग लेने के लिए श्रवण शक्ति क्या है? सुनने की क्षमता जरूरी है, आवश्यक। सुनने में कठिनाई व्यक्ति को अलगाव और सामाजिक बहिष्करण की ओर ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कम सुनता है तो इससे क्या, वो समाज से कटा रहना था, उससे बहिष्कार उससे समाज से मिलता है और वो अलग हो जाते हैं उनसे। व्यावसायिक दक्षता, किसी भी कार्यस्थल पर निर्देशों को सुनना, सहयोगियों के साथ संवाद करना, फोन कॉल सुनना आदि कार्यों में भी सुनने की क्षमता की अहम भूमिका होती है। किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास सुनने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी कार्यस्थल में निर्देशों को सुनना, सहयोगियों के साथ संवाद करना, बातचीत करना, फोन कॉल सुनना आदि कार्यों में सुनने की क्षमता की अहम भूमिका होती है। सुनने की कमी व्यक्ति की पेशेवर कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। वो जो भी काम करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए उसको सुनने की बहुत ही ज़रूरत होती है, नहीं तो वह क्या होता है, इससे उसकी हानि होती है, कार्य में बाधा आती है, कोई भी काम वो नहीं कर पाता है। मानसिक स्वास्थ्य में योगदान, श्रवण क्षमता की हानि से व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति कोई सुन नहीं सकता है तो वो और बच्चों से अकेला हो जाएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा कि क्या बात करते हैं, और बात करने वाले लोग भी उससे थोड़ा कम बात करें, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा, उससे बातचीत उसका नहीं हो पाएगा, उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो लोगों से कटा रहना लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है। धीरे धीरे यह स्थिति चिंता, तनाव और अवसाद को जन्म देती है। इस वजह से आदमी जब अकेले रहेगा वो डिप्रेशन की तरफ हो जाएगा, उसको ज़्यादा चिंता होगी कि मतलब मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, मैं किसी के साथ अपनी बात को शेयर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये दिक्कत उसके अंदर आ जाएगी। शोधों से यह भी सिद्ध हुआ है कि लंबे समय तक अनट्रीटेड हियरिंग लॉस डिमेंशिया, स्मृति हानि के जोखिम को बढ़ा सकता है। सुरक्षा और सतर्कता, हमारी सुनने की क्षमता हमें पर्यावरण में मौजूद खतरों से सचेत करती है, जैसे वाहन का हॉर्न, आग का अलार्म, किसी भी व्यक्ति की चेतावनी आदि। इन ध्वनियों को न सुन पाना जीवन के लिए संकटपूर्ण हो सकता है। हम कहीं से भी आ जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है इधर साइड हटने के लिए, इसके लिए सुनने की क्षमता चाहिए, यानी हटेगा, चाहे पैदल ही कोई जा रहा है तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए क्या, सुनने की क्षमता की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे सांप है, अगर कोई बता दे या फिर नहीं यहाँ पे है, तभी तो आदमी हटेगा। इसके लिए सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आदमी को सुनने की क्षमता आदमी के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है, आदमी को संकटपूर्ण की स्थिति आ जाती है। बहरापन और सामाजिक दुष्प्रभाव, जब व्यक्ति सुन नहीं पाता या कम सुन पाता है तो केवल शारीरिक क्षति नहीं होती, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर पड़ता है। इस वजह से उसको सामाजिक और भावनात्मक चीज़ें पर, उसके दिल पे, दिमाग पे, हर चीज़ पे ये चीज़ असर डालता है।
आत्मविश्वास में कमी, दूसरों से संवाद करने में कठिनाई के कारण व्यक्ति में हीन भावना आ सकती है। जब आदमी सुन नहीं सकता है तो अंदर से किसी भी पहले जनरल चीज सोचे, किसी के अंदर कोई कमी होती है तो वो आदमी बहुत परेशान, अंदर से परेशान रहता है, जिससे क्या उसका निगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, और वो आत्मविश्वास उसके अंदर कमी आ जाएगी। दूसरों से वो अंदर से सोचेगा मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर आ जाती है, चाहे बच्चे के अंदर आ जाती है। इससे हीन भावना उसके मन में आ जाता है। अलगाव की भावना, बातचीत न कर पाने की स्थिति में वह सामाजिक समूहों से कटने लगता है। अगर हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी नहीं जाएंगे, क्या मतलब उससे क्या बात करना है, क्या हम जाकर करेंगे, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। चाहे सामने वाला भी उस आदमी से बात नहीं करना चाहता है कि हम क्या उससे बात करें, उसको सुनाई नहीं देगा। इस वजह से उसका अलगाव की भावना उसके मन में आ जाती है। शैक्षिक अवरोध, सुनने में कमी के कारण बच्चा शिक्षकों व सहपाठियों की बात नहीं समझ पाता, जिससे उसकी शिक्षा बाधित होती है। पढ़ने में भी क्या होता है, सुनने की क्षमता ना होने के कारण बच्चा पढ़ने में भी कमजोर होता है, तो सुन ही नहीं पाएगा कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उसका शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। इस वजह से पारिवारिक संबंधों पर असर, पारिवारिक संवाद कम होने लगता है, जिससे गलतफहमियां और दूरी बढ़ जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, उनका गलतफहमियां और दूरी बढ़ जाती है। पारिवारिक संबंधों पर भी इसका असर पड़ता है। मान लीजिए कोई कुछ कहा, उसका हम दूसरा चीज सोच लेंगे तो इससे उसके अंदर जो है गलतफहमी आ जाएगी, उसकी दूरी बढ़ जाती है। सुन नहीं पाएगा आदमी तो क्या सोचेगा, वह हमारे बारे में वो कुछ कंप्लेन ही कर रहा है, चाहे कुछ अलग स्थिति आ जाएगी, जिससे परिवार के लोगों से भी आदमी गुस्सा हो जाएगा, अंदर से अंदर उसके लिए बेकार लगने लगेगा। बचपन में सुनने की महत्ता, बचपन वह समय होता है जब मस्तिष्क अत्यधिक संवेदनशील होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग जो है संवेदनशील होता है बहुत ज़्यादा। यह अवधि भाषा सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने और बौद्धिक क्षमता के निर्माण की होती है। यदि उस समय में श्रवण दोष की पहचान नहीं की जाती है, उसका समाधान नहीं किया जाता है, तो वह बच्चा जीवन भर पिछड़ जाता है। अगर कोई भी बच्चा सुन नहीं सकता है, इस बात की जानकारी पहले से लोगों को जल्दी से नहीं होगी, पहले से नहीं मतलब कि आदमी के घर वाले उसको ज़्यादा जल्दी समझ नहीं पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो इससे ज़्यादा देर हो जाएगी उसका तो यह बच्चा जीवन भर पिछड़ जाता है और लोगों के से वो पीछे रह जाएगा, और बच्चों से वो क्या होगा, पीछे रह पाया जाएगा। इसीलिए बच्चों में जन्म के बाद 6 महीने के भीतर सुनने की जांच आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप अनिवार्य माना जाता है। जब भी बच्चा पैदा हो तो 6 महीने के अंदर ही हमारे बच्चे के अंदर क्या कमी है, कुछ सुन नहीं पा रहा है, इसके लिए वो डॉक्टर से जांच करवा लेना चाहिए। उसकी जल्दी से जल्दी अगर ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है कि सुधार बच्चे में आ जाए। बड़ों में सुनने की गिरावट का प्रभाव, बूढ़े लोगों में अक्सर उम्र के कारण सुनने की क्षमता घटने लगती है। जब कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होता है उसमें भी सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है, जिससे प्रेसबाइक्यूसिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, प्रेसबाइक्यूसिस। इसका नाम जो बूढ़े लोगों के अंदर होता है, एक उम्र के बाद, कहने का मतलब कि एक उम्र के बाद अगर किसी में सुनने की क्षमता कम होती है तो उसे प्रेसबाइक्यूसिस कहा जाता है। कई लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु यह उनके मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। कोई भी व्यक्ति अगर एज के बाद अगर बच्चे के अंदर ये चीज, अगर बूढ़े आदमी के अंदर होता है कि वो कमी उसके अंदर आती है, मतलब सुन नहीं सकता है, तो आदमी इस चीज को सामान्य समझता है कि चलिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक उम्र के होने के बाद आदमी के अंदर ये चीज आ जाता है, लेकिन इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि
अगर उसको टाइम पे थोड़ा बहुत या कोई चीज़ जो है हियरिंग एड जो यूज करके अगर वो सुन लेता है तो उससे अच्छा उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी क्या है, समाज से अलगाव महसूस करने लगेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, वो किसी से बात नहीं कर पाए। इससे हर आदमी के अंदर क्या होगा, निगेटिविटी आ जाएगी। गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। समय पर श्रवण यंत्र, अभी आगे हमने पढ़ा है पीछे ही कि श्रवण यंत्र हियरिंग एड का प्रयोग उनकी जीवन शैली को क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। जो भी बूढ़ा आदमी है अगर कम सुनता है तो उसको हियरिंग एड लगा के उसका जांच वाच करवा के थोड़ा सुनने लगेगा, जिससे वो और लोगों से भी कम्युनिकेशन करेगा और उसका मन पे भी अच्छा, उसके अंदर जो निगेटिविटी है, हम सुन नहीं सकते, चाहे हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ये चीज़ उसके अंदर से चली जाएगी। श्रवण सहायक तकनीकों का महत्व। आज विज्ञान में श्रवण हानि को कम करने के लिए अनेक उपकरण विकसित किए हैं। हियरिंग एड, श्रवण यंत्र को क्या कहते हैं, हियरिंग एड, ये कान में लगाए जाने वाले छोटे यंत्र होता है। हियरिंग एड छोटा सा यंत्र है जो ध्वनि को तेज करके श्रवण क्षमता में सहायता करते हैं। इसको लगाने से क्या होता है, जो भी आवाज है बाहर का उसको तेज करके सुनने की क्षमता को थोड़ा तेज कर देता है। कोक्लियर इम्प्लांट्स, गंभीर श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए यह एक प्रभावी तकनीक है। कोक्लियर इम्प्लांट जो है, जिसका श्रवण दोष वाले व्यक्ति, गंभीर जिसका मतलब है कि ज्यादा सुनने एकदम नहीं सुन पाता है, उसके लिए यह एक प्रभावी तकनीक है। एफएम सिस्टम और साउंड एम्पलीफायर कक्षा या सार्वजनिक स्थानों में उपयोग करने के लिए सहायक होते हैं। स्पीच थेरेपी, श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चों के लिए बोलने और समझने की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्पीच थेरेपी देकर से ग्रस्त बच्चों के लिए जो भी बच्चा स्पीच सुन नहीं सकता है उसको हम स्पीच थेरेपी देते हैं और बोलने और समझने की शिक्षा उसको वजह उसके स्पीच थेरेपी देकर उसको बढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। नीति और जागरूकता, सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे श्रवण संबंधित समस्याओं के प्रति जन जागरूकता फैलाए। सरकार और संस्थाएं जो भी है इससे जुड़ी हुई, उसका वो यही कर्तव्य है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक कराया जाए कि क्या चीज़ अनिवार्य है उनके लिए। और नवजात शिशुओं के अनिवार्य है श्रवण जांच करवाना। कोई भी बच्चा है उसको जरूरी से वो लोग माँ बाप जो है उसको जल्दी से जांच करें। ये सरकार की योजना के तहत ये चीज़ होना चाहिए। संस्थाएं जो भी है ये उनको ये चीज़ घर घर गांव गांव में फैला देना चाहिए कि अपने बच्चे की जांच 6 महीना पर करवा ले, बड़े होने पर भी कुछ दिक्कत हो उसके पहले वो लोग जांच करवा ले। सरकारी विद्यालयों में श्रवण परीक्षा और सहायता, जो विद्यालय हैं सरकारी उनमें भी श्रवण परीक्षा और किया जाए और उसके लिए सहायता प्रदान किया जाए। निःशुल्क या सब्सिडी वाले श्रवण यंत्रों का वितरण, जो निःशुल्क यानी कि पैसा जिसमें न लगे वैसा श्रवण यंत्र वितरण करें, बांटे लोगों के घर घर में, जिनके यहाँ है जो भी वो संस्था का काम है या सरकार का, कि उनको ये दिया जाए। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जो श्रवण बाधित बच्चों को उचित शिक्षा दे सके। इसके लिए जो भी श्रवण व्यक्ति है या बच्चा है उसके लिए विशेष शिक्षक जो है बीएड किए हुए, डीएड की एचआई से जो मतलब इस पे पढ़े हैं कि बहरे बच्चे को जिनके अंदर कान की क्षमता, जिसमें सुनने की क्षमता कम है, उनके लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता हो कि वो उस बच्चे को पढ़ा सके। निष्कर्ष क्या है, श्रवण क्षमता न केवल हमारी संचार प्रणाली का मूल आधार है बल्कि यह हमारे समग्र मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है, श्रवण क्षमता न केवल हमारी संचार प्रणाली का मूल आधार है। श्रवण क्षमता न होने से
हमारी जो सुनने की क्षमता है कि कोई भी चीज़ का संचार अंदर जा रहा है, बात किसी को समझ में हम नहीं पा रहे हैं, आधार है, बल्कि हमारे समग्र मानसिक, और उसकी वजह से हमारे बहुत समग्र मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहरापन को केवल एक शारीरिक हानि समझना अपर्याप्त है, यह एक संपूर्ण जीवन प्रणाली को प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता है तो सिर्फ उसके अंदर ये कमी ही नहीं है, ये उसके हर चीज पर असर डालता है। किसी भी व्यक्ति में कोई अगर कमी होती है तो ये उसके ऊपर बहुत ही असर डालता है, क्योंकि आदमी उसी चीज पे ज्यादा ध्यान देता है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों है। इस चीज की वजह से क्या हो जाता है, उसके शरीर पर, वो शरीर पर और दिमाग पे, सब चीज पे उसका असर होता है। यह एक संपूर्ण जीवन प्रणाली को प्रभावित कर, उसके हर चीज पे, रहन सहन, हर चीज पर, समाज में लोगों से बात विचार, इस हर चीज पे ये चीज किसी कमी, ये स्वर्ण जो है उसके ऊपर जरूर असर डालता है। इस कारण इसकी समय पर पहचान और मूल्यांकन का प्रबंधन आवश्यक है। इसलिए क्या चाहिए हमको कि जिस भी आदमी को, जिस भी बच्चे को हमको पता चल गया कि ये थोड़ा कान से कम सुनता है, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए सरकार से, चाहे संस्थाएं जो है, कि उनका जल्दी से जल्दी दवा करवा दिया जाए। उनके माँ बाप को भी उसके लिए अग्रसर होना चाहिए कि अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट दिया जाए। किस प्रकार का उसमें हियरिंग लॉस है, इसलिए उसमें हियरिंग एड जो है उसके लिए उसका उपयोग किया जाए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया जाए। ये चीज़ है, सतर्कता उनके अंदर होनी चाहिए। कान के भाग और सुनने की प्रक्रिया। सुनने की प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल, अद्भुत जैविक प्रणाली पर आधारित है। इस प्रक्रिया का मूल केंद्र बिंदु कान केवल सुनने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल, एक अद्भुत जैविक प्रणाली है, बल्कि यह शरीर, इस प्रक्रिया का मूल केंद्र बिंदु है। कान केवल सुनने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनने की प्रक्रिया में ध्वनि की तरंगें हवा में यात्रा करती है, कान द्वारा एकत्रित की जाती है और मस्तिष्क तथा विद्युत संकेतों के रूप में पहुंचाई जाती है, जहां वे ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। इस खंड में हम कान की संरचना, भागों और उनके कार्यों के साथ साथ सुनने की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। कान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। मानव कान के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। मनुष्य के कान कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भाग में। पहला है बाहरी कान, आउटर ईयर, दूसरा क्या है मध्य कान, मिडिल ईयर, और तीसरा क्या है भीतरी कान। मनुष्य के कान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला समझ लीजिए, पहला बाहरी कान है, दूसरा क्या है मध्य कान है, मिडिल ईयर, और तीसरा है भीतरी कान यानी कि इनर ईयर। बाहरी कान के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। बाहरी कान वह भाग है जो शरीर के बाहर से दिखाई देता है। हमारा जो शरीर बाहर का कान जो है उसे आउटर ईयर कहते हैं, जो ऊपर से ही दिखाई देता है। इसमें क्या है, इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। पिन्ना जो है यह कान का दृश्य भाग होता है, मतलब जो देखने में आएगा, वो जो ध्वनि तरंगों को पकड़ने और उन्हें कान की नली ऑडिटरी कैनाल की ओर निर्देशित करने का कार्य करते हैं। पिन्ना का काम क्या है, वो ध्वनि तरंगों को पकड़कर और उन्हें कान की नली ऑडिटरी कैनाल की ओर ले जाने का कार्य करती है, निर्देशित करने का कार्य करती है। कर्ण नलिका ऑडिटरी कैनाल, यह एक संकीर्ण नलिका होती है जो ध्वनि को इकट्ठा करके मध्य कान की ओर ले जाती है। कर्ण नलिका का क्या काम है? यह एक संकीर्ण नलिका है जो ध्वनि को, आवाजों को इकट्ठा करके मध्य कान के भीतर जो है मध्य कान की ओर ले जाती है। इस नलिका में ईयरवैक्स उत्पन्न हो सकता है जो धूल और कीटाणुओं से कान की रक्षा करता है। जब हमारे कान में कभी भी
ईयरवैक्स हो, तो इसमें ही होता है कर्णनलिका में, जिसकी वजह से हमारे कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। इसके वजह से हमारे कान में और कुछ नहीं जाएगा अंदर, ये इसकी रक्षा करता है। कर्ण पर्दा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, यह एक पतली झिल्ली होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसा होता है? यह एक पतली झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों के दबाव से कंपन करती है और इन कंपन को मध्य कान को भेजती है। क्या करती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है? यह एक पतली झिल्ली, कैसा होता है इसका आकार? एक पतली झिल्ली के समान होता है, और जो ये इसका काम है जो ध्वनि तरंगों के दबाव से कंपन करते हैं। जब ध्वनि उस पर चलता है, इस ध्वनि का असर उस पर पड़ता है, इस वजह से उसके अंदर कंपन होती है। यह कंपन को मध्य कान को भेजती है। इसका काम है ये मध्य कान में भीतर जो कान है उसमें भेजना। यह झिल्ली बाहरी और मध्य कान को विभाजित करती है। मध्य कान में मिडिल ईयर का क्या देखिए, मध्य कान एक खोखला वायु से भरा हुआ स्थान होता है। मध्य कान कैसा होता है? एक खोखला और वायु से भरा हुआ स्थान होता है, जिसमें 3 छोटी हड्डियां होती हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कर्ण अस्थियां कहा जाता है। उन्हें क्या, 3 हड्डियां जो होती है उसे क्या कहेंगे? कर्ण अस्थियां कहेंगे। ये हड्डियां ध्वनि कंपन को भीतरी कान की ओर ले जाती है। ये हड्डी क्या करती है? ये हड्डियां ध्वनि कंपन को क्या करते हैं? भीतर की ओर ले जाती है। मेलियस हथौड़ी जैसी कर्ण पर्दे से जुड़ी होती है। मेलियस जो है उसका आकार कैसा होता है? हथौड़ी की तरह होता है। कर्ण पर्दे से इसका ये जुड़ा रहता है। इनकस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इनकस कैसा होता है। इनकस निहाई जैसा मेलियस से जुड़ती है और स्टेपस की ओर ध्वनि पहुंचाते हैं। इनकस का क्या काम है कि वो स्टेप्स की ओर मेलियस से जुड़ती है और स्टेप्स की ओर ध्वनि को पहुंचाती है। स्टेपस क्या है? कुंदा जैसा होता है। इसका ये सबसे छोटी हड्डी जो है वो ध्वनि को भीतरी कान में पहुंचाती है। स्टेपस क्या करता है? वो ध्वनि को पहुंचाता है भीतर। ध्वनि को सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस, और वो ध्वनि को भीतरी कान में पहुंचाता है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या है? यह मध्य कान को नसिका गुहा नेजल कैविटी जिसे कहते हैं से जोड़ती है और वायु का दबाव संतुलित करती है, ताकि कर्ण पर्दा सही ढंग से कंपन कर सके। यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम है? यह मध्य कान को नासिका गुहा जिसे नेजल कैविटी से जोड़ती है और वायु का दबाव संतुलित करती है, ताकि कर्ण पर्दा सही ढंग से कंपन कर सके। तीसरा क्या है? भीतरी का इनर ईयर। इसको क्या कहते हैं? इनर ईयर। हमारे कान के जो 3 भाग होते हैं उसमें पहला हम लोग पढ़ लिए हैं, दूसरा पढ़े हैं, तीसरा है इनर ईयर के बारे में अभी हम विस्तार से समझेंगे। भीतरी कान को लेबिरिंथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लेबिरिंथ भी कहा जाता है। यह अत्यंत जटिल संरचना है और जो 2 प्रमुख कार्य करता है, क्या? श्रवण और संतुलन। इसका क्या काम है? लेबिरिंथ का क्या काम है? श्रवण और संतुलन। श्रवण को सुनने में सहायता और उसको संतुलन को बनाए रखना इसका काम है। मुख्य भाग इसके क्या है? कोक्लिया कर्णावृत। इसको हिंदी में कोक्लिया को क्या कहते हैं? कर्णावृत यह घोंघे के आकार की एक संरचना है। कर्णावृत कैसा होता है? कोक्लिया का आकार कैसा होता है? घोंघा देखे हैं, इस तरह से उसका आकार घोंघे के आकार का होता है, जिसमें तरल भरा होता है और इसमें हेयर सेल्स होती हैं। कोक्लिया में क्या होता है? इसमें हेयर सेल्स भी होते हैं और तरल से भरा हुआ होता है। और इसका आकार कैसा होता है? घोंघा देखे हैं, घोंघे के आकार का इसका होता है, और जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है। यह क्या करती है? ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों से परिवर्तित कर देती है। ऑडिटरी नर्व। इसको हिंदी में ऑडिटरी नर्व को क्या कहते हैं? श्रवण तंत्रिका। कोक्लिया से उत्पन्न यह तंत्रिका विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के श्रवण केंद्र तक पहुंचाती है। जो कोक्लिया से आवाज जो उत्पन्न होती है, यह तंत्रिका विद्युत संकेतों को
मस्तिष्क के श्रवण केंद्र तक पहुंचाती है, जहां इन्हें ध्वनि के रूप में समझा जाता है। सेमिकुलर कैनाल्स और ध्रुवीकार नलिकाएं ये संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल और ध्रुवीकार नलिका यह संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। यह सिर की स्थिति और गति को मस्तिष्क रिपोर्ट करती है। ये क्या करती है? सेमी सर्कुलर का काम क्या होता है कि ये संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। ये सिर की स्थिति और गति को मस्तिष्क को रिपोर्ट करती है। सुनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ, इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ हियरिंग कहते हैं। सुनने की प्रक्रिया 5 मुख्य चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या है? ध्वनि संग्रहण, साउंड कलेक्शन। उसको क्या कहते हैं? ध्वनि संग्रहण को साउंड कलेक्शन कहते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह वायु में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जब कोई भी वस्तु में कोई वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो यह क्या होता है? उसमें ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बाहरी कान के पिन्ना द्वारा इकट्ठा की जाती है। यह कैसी होती है? यह बाहरी कान के जो पिन्ना होता है वहां से इकट्ठा की जाती है और श्रवण नलिका से होती हुई कर्ण पर्दे तक पहुंचती है। और श्रवण नलिका से होती हुई क्या होती है? कर्ण पर्दे तक पहुंच जाती है। दूसरा क्या है? ध्वनि कंपनों का संचरण। कर्ण पर्दा ध्वनि तरंगों से कंपन करने लगता है। जो कर्ण का जो पर्दा होता है, कान का पर्दा होता है, वो ध्वनि तरंगों से क्या होता है? कंपन करने लगता है। यह कंपन कर्ण अस्थियों के माध्यम से भीतरी कान में जाता है। यह कंपन कैसे हो जाता है? मेलियस, इंकस और स्टेपिस के द्वारा माध्यम से हमारे कान में भीतर की ओर जाता है। तरल कंपन और हेयर सेल्स की सक्रियता। स्टेपिस जो होता है कान कंपन को कोक्लिया में स्थित एक झिल्ली ओवल इंडो तक पहुंचाता है, जिससे उसमें स्थित तरल में कंपन उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? जिसमें स्टेपिस कंपन को कोक्लिया में स्थित एक झिल्ली तक पहुंचाता है, जिससे वो उसमें स्थित तरल कंपन उत्पन्न होता है। इन तरलों की गति से हेयर सेल्स झुकती है और विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है? इन तरलों की गति से हेयर सेल्स जो हमारे होते हैं वो झुक जाते हैं और विद्युत जो होता है संकेत उत्पन्न करती है। इससे ये काम होता है। तंत्रिका संकेतों का निर्माण। हेयर सेल्स द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। जो हेयर सेल्स द्वारा उत्पन्न विद्युत जो होते हैं, विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका तक कैसे पहुंचते हैं? माध्यम से मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। मस्तिष्क में ये श्रवण तंत्रिका के द्वारा भेजे जाते हैं। ध्वनि का पहचान। ध्वनि की पहचान क्या है? मस्तिष्क का श्रवण प्रांत श्रवण प्रांत इन विद्युत संकेतों को विश्लेषित करके उन्हें पहचानता है, जैसे कि संगीत, भाषा, खतरे की चेतावनी आदि। मस्तिष्क का जो श्रवण प्रांत है इन विद्युत संकेतों को विश्लेषित करके उन्हें पहचानता है कि यह संगीत है, कैसी भाषा है, खतरे की चेतावनी है या किस प्रकार का ये आवाज है। इससे आदमी मस्तिष्क में ये समझ पाता है इसके द्वारा कि इससे हमारा एक ऐसा आवाज है, गाने का आवाज है, कि कोई भाषा है या फिर किसी खतरे की चेतावनी है। कान और संतुलन। कान और संतुलन क्या है? कई लोग नहीं जानते हैं कि कान केवल सुनने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। आमतौर पे हम लोग यही समझते हैं कि कान से हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। कान से सुनने के साथ साथ क्या होता है? ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देता है। कान से हमारे शरीर का संतुलन जो है जुड़ा हुआ है। इससे हमारे कान का संतुलन के साथ साथ, कान को सुनने के साथ साथ हमारे शरीर का संतुलन भी इससे जुड़ा रहता है। भीतरी कान में स्थित
सेमी सर्कुलर कैनाल सिर की गति को महसूस कर मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं कि शरीर किस दिशा में झुका हुआ है, जिससे हम अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। भीतरी कान में जो स्थित है सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, सिर की गति को महसूस कर मस्तिष्क को संकेत, दिमाग को हमारे संकेत भेजता है कि शरीर को किस दिशा में झुका हुआ है, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा शरीर किस तरह से झुका हुआ है। मस्तिष्क तुरंत जाता है, हमें लगता है चाहे चोट लगा है, हमें संभालना है। ये सब चीजें कान के द्वारा ही मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसी से हमारा संतुलन बनाए रखने में इससे सहायता होता है। संक्षिप्त अवलोकन। संक्षिप्त अवलोकन क्या है? सारणी रूप में भाग कार्य। पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है। पिन्ना जो क्या काम क्या है? यह ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है। कर्णनालिका। कर्णनालिका क्या है करता है? ध्वनि को कर्ण पर्दे तक ले जाती है। यह क्या करता है? ध्वनि को कर्ण पर्दे तक ले जाती है। कर्ण पर्दा। कर्ण पर्दा का क्या काम है? ध्वनि तरंगों से कंपन करता है। कर्ण अस्थियां कंपन को बढ़ाकर भीतरी कान तक ले जाती है। कोक्लिया ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। कोक्लिया का क्या काम है? ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदलता है। श्रवण तंत्रिका क्या करता है? श्रवण तंत्रिका संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे मस्तिष्क का क्या संकेत की व्याख्या करके ध्वनि को पहचानता है। निष्कर्ष क्या है इसका? कान की रचना अत्यंत वैज्ञानिक, सूक्ष्म और अद्भुत है। इसका हर भाग सुनने की प्रक्रिया में अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। कान न केवल हमें दुनिया की आवाजों से जोड़ता है, बल्कि यह हमें चेतावनी देने, संवाद स्थापित करने, संगीत का आनंद लेने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी देता है। अतः श्रवण स्वास्थ्य की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। क्या सबसे बड़ा हम लोगों को इसमें यही निष्कर्ष यही निकला है कि कान हमारे शरीर को सुनने के साथ साथ हमारे शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। नहीं तो मान लीजिए कि हमें सुनाई नहीं देगा तो हम गिर रहे हैं, हमको उससे दिमाग में जाता है कि हम गिर रहे हैं, तो हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। चाहे ऐसे कोई भी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इससे कान से सुनने की वजह से संगीत सुन सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, हमें उसमें आवाज़ ही नहीं अगर सुनाई देगा तो हमको क्या एंजॉय होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या उसमें दे रहा है। सिर्फ चित्र देख के तो कोई पहचान नहीं सकता है, चाहे एंजॉय नहीं कर सकता है। तो इस तरह से श्रवण शक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्व की है। इसकी रक्षा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सुनने की वजह से ही हमारा हमें दैनिक जीवन में बहुत चीज़ों में योगदान मिलता है और उससे हमें बहुत ही शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी सहायता होती है। श्रवण एवं बहरापन पर आधारित MCQ। श्रवण और बहरापन जो है उस पर क्या है, इसमें जो MCQ है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है इसमें। मानव कान के कितने मुख्य भाग होते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए उसी से मिलता क्वेश्चन है जो कि इसको MCQ कि इसको क्या मानव के कान के कितने भाग होते हैं। पहला ए ऑप्शन है आपका 2, B है 3 और C क्या है 4 और D क्या है 5। मानव कान के कितने मुख्य भाग हैं? इसका सही आंसर है 3। B क्वेश्चन 3 है इसका। 3 मुख्य भाग मानव कान के होते हैं। बाहरी कान का प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी कान का प्रमुख कार्य क्या है? संतुलन बनाए। बाहरी कान का प्रमुख कार्य क्या है? ए संतुलन बनाए रखना। दूसरा क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलना। और तीसरा C क्या है? ध्वनि तरंगों को एकत्र करना। और D चौथा क्या आंसर क्या है? मस्तिष्क को संकेत भेजना। इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? कि दूसरे का आंसर है C। बाहरी कान का प्रमुख कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों को एकत्र करना।
कोक्लिया का कार्य क्या है? कोक्लिया जो है उसका कार्य क्या है? ए ऑप्शन है ए संतुलन बनाए रखना, बी रक्त संचार करना, और तीसरा क्या है? ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना, और चौथा क्या है? नाक से जुड़ा बनाए रखना। इसमें इसका क्या आंसर होगा? तीसरा, कोक्लिया का कार्य क्या है? ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलना। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, कोक्लिया का कार्य क्या है? कोक्लिया का कार्य क्या है? ए ऑप्शन है संतुलन बनाए रखना, और बी रक्त संचार करना, और सी क्या है? ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना, डी क्या है? नाक से जुड़ाव बनाए रखना। कोक्लिया का कार्य क्या है? इसका आंसर क्या है? सी, ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना। कौन सी हड्डी कर्ण पर्दे से जुड़ी होती है? चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सी हड्डी कर्ण पर्दे से जुड़ी होती है? इनकस ऑप्शन क्या है? पहला इनकस, बी स्टेपेस, और तीसरा क्या है? रेडियस, और चौथा है मेलियस। इसका कौन सी हड्डी हमारे कर्ण पर्दे से जुड़ी हुई होती है? उसका क्या आंसर है? चौथा, मेलियस। हमारा इसका आंसर है मेलियस। पांचवा क्या है? श्रवण तंत्रिका का कार्य क्या है? श्रवण तंत्रिका, पहला ए ऑप्शन है ध्वनि को पकड़ना, बी कंपन उत्पन्न करना, और सी विद्युत संकेत मस्तिष्क को भेजना, डी क्या है? कान का संतुलन बनाए रखना। श्रवण तंत्रिका का कार्य क्या है? श्रवण तंत्रिका का कार्य क्या है? विद्युत संकेत मस्तिष्क को भेजना। छठवां हमारा क्वेश्चन है, कौन सी संरचना शरीर के संतुलन में सहायक होती है? कोक्लिया, ए ऑप्शन है कोक्लिया, बी क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और सी क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और डी क्या है? इनकस। इसका क्या, कौन सी संरचना हम शरीर के संतुलन को बनाए रखती है, उसको क्या कहते हैं? कोक्लिया, बी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल, और डी इनकस। इसका आंसर है 6 का सी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सुनने की क्षमता की हानि को क्या कहते हैं? सुनने की, जो हमारे अंदर सुनने की क्षमता की हानि होती है उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, श्रवण दोष कहते हैं, या मानसिक विकार कहते हैं, या उच्च रक्तचाप कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? श्रवण दोष कहते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? बी। सबसे छोटी कर्ण अस्थि कौन सी होती है? आठवां हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कर्ण अस्थि कौन सी होती है? पहला है ऑप्शन इनकस, बी रेडियस, सी मेलियस, और डी स्टेपेस। हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है रेडियस। नवजात शिशु का श्रवण जांच कब तक कर लेनी चाहिए? नवजात शिशु का जांच सबसे छोटी कर्ण अस्थि कौन सी होती है? ये हम लोगों ने इसका इनकस, रेडियस, मेलियस और स्टेपेस। तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेपेस इसका सही आंसर है, वो पहले वाला नहीं था। नवजात शिशु की श्रवण जांच, नवजात शिशु का श्रवण जांच कब तक कर लेनी चाहिए? 6 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक, और 1 साल तक। नवजात शिशु का श्रवण जांच कब तक कर लेनी चाहिए? 6 महीने तक कर लेना चाहिए। बहरापन होने पर सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है? बहरापन होने पर सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है? दृष्टि, त्वचा, भाषा विकास और शारीरिक ताकत। बहरा अगर कोई आदमी हो जाता है तो उससे हमारे भाषा का विकास नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ सी, 10 का सी। भाषा का विकास उसका नहीं हो पाता है। कर्ण पर्दा किन 2 भागों में विभाजित
करता है? मध्य कान और भीतरी कान, बी बाहरी कान और मध्य कान, और तीसरा सिर और कान, और डी पिन्ना और नलिका। कर्ण पर्दा किन दो भागों को विभाजित करता है? इसका आंसर होगा बी बाहरी कान और मध्य कान। कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग कब किया जाता है? ए ऑप्शन है दृष्टि दोष में, बी भाषिक मंदता में, सी गंभीर श्रवण हानि में, और डी क्या है मिर्गी में। कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर हो गया सी गंभीर श्रवण हानि में। सुनने की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग में समाप्त होती है? विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और सेरिबेलम, ब्रेन सिस्टम। इसका क्या आंसर? सुनने की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग में समाप्त होती है? हमारा क्वेश्चन है 13वां कि सुनने की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग में समाप्त होती है? इसका आंसर क्या होगा? बी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। कौन सी ध्वनि मस्तिष्क को पहचान कर अर्थ देता है? कौन सी ध्वनि मस्तिष्क को पहचान कर अर्थ देता है? ए यांत्रिक, बी विद्युत, और तीसरा ध्वनि तरंगे, और चौथा क्या है? कंपन। 14वां हमारा क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि मस्तिष्क पहचान का अर्थ देती है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी ध्वनि तरंगे। हियरिंग एड का कार्य क्या है? दवा देना, आंखों का रक्षा करना, ध्वनि को तेज करना, सिर दर्द कम करना। हियरिंग एड का काम क्या है? जो वो क्या है? ध्वनि को तेज करना उसका काम है। वो उसकी सहायता से जो भी होता है आवाज वो तेज थोड़ा सुनाई देने लगता है। श्रवण दोष के कारण भाषा विकलांगता अधिक होती है क्योंकि व्यक्ति बोलना भूल जाता है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाता है। सी क्या है? व्यक्ति ध्वनि सुन नहीं पाता इसलिए भाषा नहीं सीख पाता। और डी क्या है? व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसका क्या आंसर होगा? व्यक्ति ध्वनि को सुन नहीं पाता है इसीलिए भाषा वो सीख नहीं पाता। इसीलिए अगर हम कभी भी किसी बात को सुने, ये पेंसिल है, ये हम सुने नहीं रहेंगे कभी भी, इसको पेंसिल कहते हैं, कैसे मालूम होगा? हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये पेंसिल है? तो ऐसे ही है कि ये चीज इसको ज्यादा इसी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सुनने की प्रक्रिया में तरल पदार्थ कहाँ होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, मेलियस में, डी कोक्लिया में, और चौथा क्या है? इंकस। ये 17वां हमारा क्वेश्चन है सुनने की प्रक्रिया में तरल पदार्थ कहाँ होता है? कोक्लिया में। इसका आंसर क्या होगा? कोक्लिया। प्रेसबाइक्यूसिस किससे संबंधित है? बचपन की बीमारी, बुजुर्गों में होने वाली सुनने की समस्या, तीसरा दृष्टि दोष, और चौथा क्या है? मानसिक अवसाद। प्रेसबाइक्यूसिस का किससे संबंधित है? बुजुर्गों में होने वाली सुनने की प्रक्रिया समस्या को प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं। हियरिंग लॉस के कारण कौन सी मानसिक समस्या हो सकती है? ए गर्व, बी अवसाद, सी उत्साह, और डी उच्च रक्तचाप। हियरिंग लॉस का कारण कौन सी मानसिक समस्या होती है? हमारा क्वेश्चन है 19वां अवसाद। बी इसका आंसर क्या होगा? अवसाद। 20वां क्वेश्चन है हमारा संतुलन बनाए रखने में कान की कौन सी संरचना प्रमुख है? ऑडिटरी नर्व, बी कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, और डी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 20वां हमारा क्वेश्चन है कि संतुलन बनाए रखने में कान की कौन सी संरचना प्रमुख है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी सेमी सर्कुलर कैनाल।
आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।